पाकिस्तान में दहशत गर्दी अफ़गानिस्तान के रास्ते वो बहुत ज़्यादा हो रही है और उसको रोकने के लिए नेशनल लेवल के ऊपर जिस रिजॉल्व की ज़रूरत है उसका मुजाहरा किया जा रहा है। और इस मसले के ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप, वो हुकूमत में बैठे लोग हों या अपोजिशन में बैठे लोग हों या जो हमारे सिक्योरिटी के अदारे हैं, उसमें कोई ये अदम इतफ़ाक़ नहीं है कि हमने इसको रोकना है। इसके ऊपर पूरी कौम मुत्तफ़िक़ है कि हमें इसका मुकम्मल ख़ात्मा करना है, पाकिस्तान के बेटों को महफूज बनाना है, चाहे वो सरहद पे खड़ा वो फ़ौज का सिपाही हो, किसी पुलिस की चौकी पे खड़ा सिपाही हो, हमारे सिविलियंस हों, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों या किसी मिलिट्री स्कूल के अंदर वो कैडेट्स हों, सबकी हिफाजत पाकिस्तानी रियासत की ज़िम्मेदारी है। और अफ़गान रास्ते से दहशतगर्दी आ रही हो या वो इंडिया वाली जानिब से आ रही हो या इंडिया की मदद से अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर हमले हो रहे हो, सबको रोकना ये एक नेशनल लेवल के ऊपर इस कौम का वो जो अव्वलीन हदफ होना चाहिए वो यही है कि इस दहशतगर्दी का खात्मा करना है। तरीक़ाकार के ऊपर बहस हो सकती है कि हमने इसको कैसे रोकना है। टीटीपी की इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफ़गान हुकूमत जो है वो उसके ऊपर हाथ खड़ा कर देती है कि हम इसके ऊपर सख्ती नहीं करेंगे, क्योंकि 15-20 साल 25 साल वो इसी टीटीपी के लोगों के मेहमान थे इन्हीं ट्राइबल एरियाज़ के अंदर। तो अब उनके ऊपर तो हाथ डालने पे तैयार नहीं है, उनकी कैपेसिटी के भी इशूज़ हैं और वो हाथ डालने पे भी तैयार नहीं है। उसके ऊपर वो फतवा जारी कर सकते थे, बड़ी आसानी से कह सकते थे कि एक मुसलमान दोस्त मुल्क है जिसने हमें 50 सालों से मिलियंस ऑफ अफ़गान्स को पाकिस्तान में पनाह दी, तो इसके ऊपर हमला करना हराम है, ये कह सकते थे वो, क्योंकि बिला जवाज़ आप हमले कर रहे हैं। लेकिन वो उसके ऊपर भी मादा नहीं है। तो इससे एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो जाती है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान हो, वो हैं दोनों एक ही सिक्के के दो रुख और दोनों का मकसद इस वक्त यही है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करके अदम इस्तेहकाम का मुज़ाहरा करना है। और एक तरफ पाकिस्तान के साथ ये तलखी बढ़ रही है तो उसी वक्त उनकी इंडिया के साथ, हिंदुस्तान के साथ कुर्बत बढ़ रही है। आज भी उनके एक मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया पहुंचे हुए हैं। वैसे किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री को अपने कहाँ पे ताल्लुकात रखने और कहाँ नहीं रखने उसका हक़ है। जहाँ वो ताल्लुकात रखना चाहते हैं ज़रूर रखें, बढ़ाना चाहते हैं इंडिया के साथ मज़ीद बढ़ाएं, उसमें भी किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की कीमत पर नहीं। पाकिस्तान में अगर दाखिली अदम इस्तेहकाम इस सबब हो रहा है कि अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है और पाकिस्तानी बॉर्डर एरियाज़ के साथ साथ जितने उनके करीबी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर टीटीपी की पनाहगाहें हैं और वहाँ इंडिया की फ़ंडिंग की मदद से और उसके वो जो मास्टर माइंड्स हैं वो भी इंडियंस हैं, कहीं ना कहीं उसको टारगेट देते हैं कि जाफ़र एक्सप्रेस पे अटैक करना है या एफसी का हेडक्वार्टर है इसके ऊपर जाकर हमला करना है, और असला वो अमरीकी इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त ऐसे अजीबोगरीब डायनामिक्स है पाकिस्तान के मुखालिफ कि वो असला अमरीकी इस्तेमाल करते हैं, पैसा और उसकी जो इंटेलिजेंस है वो इंडियन इस्तेमाल करते हैं और सरजमीन अफ़गान इस्तेमाल करते हैं और हमला पाकिस्तान के ऊपर करते हैं। तो हमें नेशनल लेवल के ऊपर एक बाकायदा कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल जितनी लीडरशिप है सारों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। इस वक्त अगर कोई मुखालफ में आवाज़ें आती हैं पीटीआई के लोगों की या केपी गवर्नमेंट से आती हैं कि वो कहते हैं कि डायलॉग करें, तो उनको भी इंगेज करें। रियलिटी जब लोगों के सामने रखी जाए तो कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जो इस चीज़ से मुखालफत करे कि ये हमला हुआ है तो हमें इसको रोकना है। इसको सारे तैयार होंगे कि हाँ इसको रोकना है, इसका सदेबाब करना है। तरीक़ाकार के ऊपर सिर्फ बहस हो सकती है कि पहली तरजीह कौन सी है और दूसरी तरजीह कौन सी है। तो हमें नेशनल एक्शन प्लान को बाकायदा एक अपडेटेड शक्ल में उसके ऊपर डायलॉग करके उसको नेशनल लेवल पे इन्फोर्स करना चाहिए और उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में इस इशू पर भी बात करेंगे। इसके अलावा 28वीं आइनी तरमीम, उसके ऊपर आजकल बहुत शोर होता है। ना उसको मुकम्मल तौर पर यह कहा जाता है कि हमने 28वीं नहीं लानी, ना ये बताया जाता है कि उसके अंदर क्या लाना, लेकिन मुख्तलिफ उसकी शक्लें जो है सामने आती हैं। एक उसका जो अवलीन टारगेट नज़र आता है वो NFC अवार्ड है और NFC अवार्ड के ऊपर इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत एक्टिवली उस चीज़ की खुद हामी है। खुद इमरान खान उस चीज़ के हामी थे कि इसको दोबारा से मुतवाज़न बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त उसका टिल्ट सूबों की तरफ वसाइल का बहुत ज़्यादा हो गया, जिससे वफाक के हाथ बहुत तंग हो गए हुए, डेट सर्विसिंग और डिफेंस के लिए भी पैसा नहीं है। तो इसके ऊपर भी आप इंगेज कर सकते हैं, जिसपे मुख्तलिफ ख्याल जो सियासी जमातें हैं एक मेज़ पर बैठ के आगे बढ़ने का रास्ता दे सकती हैं। इसके अलावा नए सूबों के ऊपर बहस हो रही है। उसका जो अभी तरीक़ाकार यह है कि जब तक कोई सूबाई असम्बली 2/3 मेजोरिटी से करारदाद पास नहीं करती तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वफाक कमज़ोर हो जाएगा। इसके ऊपर भी इत्तफाक़ राय पैदा करना है, क्या कैसे आगे बढ़ना है उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और लास्टली एक सर्वे आया है जो लेबर फोर्स के हवाले से, इसमें यह बताया है कि पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी है उसमें 0.8% इजाफा होकर 7.1% पर पहुँच गई है। वैसे तो ये बज़ाते ख़ुद नंबर बहुत अलार्मिंग है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत
अंडर स्टेटेड नंबर है। ये मैं सारी उम्र इकॉनमी पे रिपोर्ट करता रहा हूँ। पिछले 5 सालों में जितनी मैंने अबतरी पाकिस्तान की इकॉनमी में होती देखी है तेज़ रफ्तारी के साथ, वैसे 30-35 सालों से हमारा डाउनवर्ड ही ट्रेंड है। हम कभी ऊपर की तरफ आए नहीं है। 1 साल समझने लगते हैं तो 2 साल फिर नीचे को लुढ़क जाते हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल है अनएम्प्लॉयमेंट की, ये वर्स्ट पॉसिबल जो सिनारियो है ये वो है। आपके पढ़े लिखे जो बच्चे, माँ बाप सारी उम्र लगा कर, पूरे पाकिस्तान में शायद साउथ एशिया सारे में कुछ ऐसा ही रुझान है कि माँ बाप सारी उम्र 2 चीज़ों पे ही लगाते हैं, बच्चों को पढ़ाने में और एक अपना घर बनाने में। और इस वक्त पाकिस्तान में ये दोनों काम मुमकिन नहीं है। ना वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं और ना वो अपना घर बना सकते हैं। और जो सारा कुछ लगा के अपने बच्चों को पढ़ा लेता है उसके बाद उसको जॉब नहीं मिलती। तो ये 7.1% नंबर बजाते खुद इसके ऊपर सेनेट और नेशनल असम्बली को बहस करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए। लेकिन ये नंबर खुद इसके दुरुस्त होने पे भी मेरे डाउट्स हैं, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो करंट लेवल है उससे बहुत ज़्यादा है। तो इसको ऊपर करने के लिए कई तरीके होते हैं। वो इंजीनियर्ड नंबर निकाल लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में कितनी है, डोमेस्टिक वो जो अनपेड वर्कर्स होते हैं उसको ऊपर ले जाते हैं। देहातों के अंदर वो जो खेतों में काम करने के लिए अगर घर का कोई औरत या बच्चा मदद करता है तो उसको भी वो इनफॉर्मल सेक्टर में डाल के तो ऊपर ले जाते हैं। तो मेरे उसके ऊपर थोड़े से खदशात हैं कि ये नंबर लार्जली अंडरस्टेटेड है। ख़ास तौर पर अगर ये देखा जाए कि पढ़े लिखे बच्चों में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है अर्बन एरियाज़ के अंदर, तो वो अलार्मिंगली हाई लेवल होगा। उसी सबब पाकिस्तान से बाहर जाने का रुझान पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी जॉब या कोई भी जॉब मैसर नहीं आती। तो वो फिर बच्चे पढ़ लिख कर तरीका ढूंढते हैं कि पाकिस्तान से बाहर कैसे जाएँ। आज के प्रोग्राम में इन इशूज़ पर बात करने के साथ शुक्र है जनरल तारिक रशीद साहब है, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं, और सेनेटर वलीद इकबाल साहब हैं, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आप अगर वलीद साहब ये लेबर फोर्स सर्वे के हवाले से कमेंट कर सकें, जो इस वक्त सूरत हाल है, और ये लेबर फोर्स सर्वे बजाते खुद भी परेशानी का ही नंबर ज़ाहिर करता है, कोई अच्छा नंबर ज़ाहिर नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस नंबर को फर्दर एवेलुएट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, मेरे से आप क्या तवक्को करेंगे? मैं इसको किससे तशबीह दूँ इन आदाद शुमार को? फॉर्म 47 जहाँ वो वहाँ नंबर ऊपर नीचे होते हैं, एक हज़ार को 10,000 बना दिया जाता है, 10,000 को 1 लाख बना दिया जाता है। 100 पोलिंग स्टेशनों में 9% टर्नआउट है, अगले 150 पोलिंग स्टेशन में 30% टर्नआउट है, उससे अगले 200 पोलिंग स्टेशनों के अंदर 70% टर्नआउट है। जब इस तरह के फिगर्स जो हैं हमारी स्टेट मशीनरी प्रोड्यूस कर सकती है तो ये तो छोटा सा मतलब मामला है, दायां बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, ये नंबर बड़े इंपॉर्टेंट मैं कर रहा हूँ ना, मैं तो नंबर्स ही है ना। किस चीज के बारे में है? मैं तो प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि नंबरों को इधर से उधर करना नंबरों को इधर से उधर करना। आपको पता है ना, आप यकीनन आप जानते होंगे कि ब्राजील के एक सदर को जेल हो गया था, खातून थी गालिबन, वो कुछ नंबर्स को ऊपर नीचे करने के ऊपर ही उनको जेल जाना पड़ा था। ये पिछले इसी 8-10 साल की बात है, वन एग्जाम्पल। और दूसरा उसके अलावा आई थिंक इसको आप देखें उस तनाजुर में भी कि ये जो IMF की रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है करप्शन वाली, बिल्कुल करप्शन वाली, ये भी अक्कासी करती है एक पूरी स्टेट सेटअप के बारे में, और किस तरह से एक मतलब एलीट कैप्चर के ही बारे में उसने मुसलसल वो उसी के ऊपर उसका इशारा होता है। और चलें उसमें नंबर्स की फजिंग का इतना तो जिक्र मैंने नहीं देखा इस वाली रिपोर्ट में, कहीं और उसका जिक्र जो है वो आता रहा है। लेकिन यहाँ बातें बड़ी हैरान कुन है। अब जिस तरह कह रहे हैं ना, ये आप अनएम्प्लॉयमेंट वाले नंबर पे ये इनफॉर्मल सेक्टर को उन्होंने बीच में डाल दिया है, अनपेड वर्कर्स को अंदर होता है, लेकिन आप उसको जी बड़ी आसानी के साथ नंबर को टेम्पर करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। जी 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 क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट की जो सूरत हाल अर्बन एरियाज के अंदर है, इट इज़ परहैप्स द वर्स्ट वन जो रिसेंट पास्ट मैंने देखी है। मेरी अर्ज तो यही है कि जी हमारे रियासती निज़ाम की तो अब तलाई तमगे की मुस्तहक बन गई है ना नंबरों की मैनिपुलेशन में। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 8 फरवरी का इलेक्शन है, और अब ज़िमनी इंतखाब उसी का तसलसल है। आप किसी एक तो तज्जिया निगारों की कहते हैं ना, जर्नलिज्म इज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। आज का डॉन का एडिटोरियल पढ़ लें, हॉलो विक्ट्री उसको कहा हुआ है। या आप उसके अलावा तज्जिए देख लें, 8 फरवरी के तज्जिया, 9-10 फरवरी की दुनिया की हुकूमतों के ऐलान जो हैं वो सुन लें कि क्या थे। उनके ऑब्जर्वर्स आए हुए थे। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट तो लीक करके आ गई, EU की नहीं आई, उन्होंने दबा के इसलिए रखी हुई है क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ने मशरूत रखा हुआ था कि आप हमें देंगे और हम चाहेंगे रिलीज करेंगे, आप नहीं रिलीज कर सकते। तो वो अभी तक ढकी छुपी हुई है। और तमाम दुनिया के तरफ से जो बयानात आए थे उस मौके पर भी वो ये थे कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनको सेटल किया जाएगा जो भी कुछ हुआ है। अब ये 28वीं और 27वीं और 26वीं तरमीम के बाद अब कोई तवक्को हो सकती है कि ये तो 26वीं 27वीं तरमीम में ये तो 2-3 इस्लामाबाद के हलकों का ही तलब कर लिया था जब रिकॉर्ड, तो जजेस की ट्रांसफर और पोस्टिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया, हाई कोर्ट जजेस की। तो मैं ये सिर्फ आपको एक पूरा एक रियासती निज़ाम और उसके एक सिस्टम और उसकी एक सोच की बात जो है अर्ज कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल में IMF की रिपोर्ट की एक बात काबिल ज़िक्र बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि
क्या है उन्होंने, मेरे ख्याल में नंबर, इफ़ आई एम नॉट रिमेंबरिंग इनकरेक्टली, 75% हमारे टैक्सेस जो हैं वो इनडायरेक्ट, आमदन जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आती है, उसका सारा मलबा पाकिस्तान के गरीब लोगों में पड़ता है।